अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकासुर रहमान और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिमैटिक्स हब। इस वीडियो में हम 10th क्लास की फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, ये चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक को डिटेल से स्टडी करेंगे। चूँकि हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कम्प्लीटली स्टडी करेंगे सो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स की फैसिलिटी के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दी हैं, जहां आप किसी भी टॉपिक पर क्लिक करके इस चैप्टर के उस स्पेसिफिक टॉपिक से ही वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। आई वुड रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट बाय ऑल ऑफ यू। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम टोटल 10 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिन्हें आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस टॉपिक में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके फीचर्स को स्टडी करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप होती है, जिसमें अगर हम दो चीज़ें बता दें तो वो वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाती है। तो वाइब्रेटरी मोशन के बारे में आप ऑलरेडी अपनी 9th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा बॉडी जो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अपनी टू एंड फ्रो मोशन को बार बार रिपीट करता है, उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल। सिंपल पेंडुलम वाइब्रेटरी मोशन की एक अच्छी एग्जांपल है। सिंपल पेंडुलम जहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे खड़ा होता है, ये उसकी मीन पोजीशन होती है, और जैसे ही हम इसको यहाँ से पकड़ के एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लाते हैं और यहाँ से रिलीज करते हैं, तो ये बॉल अपनी इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन को कंटिन्यू रखता है। ठीक है जी, तो ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। अब इस तरह की वाइब्रेटरी मोशन के अंदर अगर हम सिर्फ दो चीज़ें ऐड कर दें तो वो वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाती है। यहाँ डेफिनेशन में भी हमने यही लिखा है, अ वाइब्रेटरी मोशन इन विच। अब वो कौन से दो फैक्टर हैं जी? नंबर 1, ये जो फोर्स है जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं या नेट फोर्स कहते हैं, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। मैं भी आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट एक्स है और ये साथ नेगेटिव साइन क्यों लगा है, ये भी हम एक्सप्लेन करते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स जो है, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स, और दूसरी बात जो है, एक्सेलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो भी उस डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आइए ये दो चीज़ें समझते हैं इसी सिंपल पेंडुलम की ही एग्जांपल से, और देखें ये कैसे ये दो चीज़ें इसमें फॉलो होती हैं और ये वाइब्रेटरी मोशन कैसे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बनती है। तो स्टूडेंट्स, पहली चीज़ जो है वो है फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। ये फोर्स कौन सी है? हम जैसे ही इस बॉल को यहाँ से अपनी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करके इस एक्सट्रीम पोजीशन तक लाएंगे और जैसे ही इसको रिलीज़ करेंगे तो इस बॉल ने वापस इस पोजीशन की तरफ आना है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ। और ये क्यों आएगी? क्योंकि इसको एक रेस्टोरिंग फोर्स ही खींच कर लाती है। तो यहाँ इस मीन पोजीशन से हम इसको जितना दूर ले जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो इन दोनों पोजीशंस के दरमियान जो फासला होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वही डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है जी। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्यों लगा है, ये ज़रा गौर से देखिएगा। हमने बॉल को डिस्टर्ब किया है और इसका डिस्प्लेसमेंट हमने इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ाया है, एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ, जबकि इस पर जो फोर्स एक्ट करेगी, जो इसको वापस लेकर आएगी, उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ, क्योंकि वो बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ वापस बुलाती है, जिसका नाम रेस्टोरिंग फोर्स भी होता है। ठीक है। A force that pulls an object towards the mean position is called restoring force। आप इस फोर्स को नेट फोर्स भी कह सकते हैं। तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट x इस तरफ और रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगाया जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें, हम जितना इसको बॉडी को ऊपर ले जाएंगे, यानी कि जितना ये वाला डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे, उतनी फोर्स भी इस पर ज़्यादा एक्ट करेगी और इसको वापस जो है खींच कर लाएगी, यानी कि फोर्स की अमाउंट उतनी बढ़ जाएगी।
इसी तरह ये बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? वेलोसिटी में जब चेंज आता है, स्पीड में चेंज आता है, तो उसी का नाम तो एक्सेलरेशन है। ठीक है, हम जैसे इस बॉडी को यहाँ से रिलीज करेंगे तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, मतलब इसके अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा होगा, और वो भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसी मीन पोजीशन की तरफ होगी, जबकि हमने डिस्प्लेसमेंट इस तरफ पढ़ाया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, एक्सेलरेशन भी और फोर्स भी, ये इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दिस इज़ वाई हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है उसमें रेस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन से जो फासला होता है x, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और एक्सेलरेशन जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो भी उस डिस्प्लेसमेंट x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इस डेफिनेशन को समराइज करते हैं, और ये क्या बनती है जी? अ वाइब्रेटरी मोशन इन विच restoring force or net force is directly proportional to the displacement x from the mean position, and also acceleration produced in the body is directly proportional to the displacement x from the mean position। और इन दोनों की डायरेक्शन यानी कि फोर्स की भी और एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन मीन पोजीशन के टुवर्ड्स होती है। ये बात आप याद रखिएगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडीज एग्जीक्यूट करते हैं या शो करते हैं, उनकी एग्जांपल जो है हमारी रियल लाइफ में वो हम देख सकते हैं जी। एक तो होता है सिंपल पेंडुलम, ठीक है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। एक है जी बॉल एंड बाउल सिस्टम। ठीक है जी, हम एक बाउल के अंदर, एक प्याले के अंदर जब यहाँ से एक बॉल को रिलीज करेंगे तो वो बॉल जो है जितना ऊपर से फेंका जाएगा उतनी उस पर ज़्यादा फोर्स एक्ट करेगी और उसको अपनी इस मीन पोजीशन की तरफ खींच कर लाएगी। ठीक है, और इस बाउल के अंदर जो इस बॉल की मोशन है वो भी वाइब्रेटरी मोशन होगी, टू एंड फ्रो मोशन अपनी इस मीन पोजीशन के अबाउट। तो ये बॉल एंड बाउल सिस्टम भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। ठीक है जी, इसी तरह मैस अटैच विद अ स्प्रिंग, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। एक मैस जो है उसको हमने अटैच किया है एक स्प्रिंग के साथ। ठीक है जी, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये मैस जो है ये एक फ्रिक्शन लेस टेबल पर पड़ा हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शन लेस टेबल की सरफेस पर। अब ये मैस जो अटैच किया गया है इस स्प्रिंग के साथ, ये अपनी इस मीन पोजीशन पे यानी कि रेस्ट पोजीशन पे खड़ा हुआ है। ठीक है जी, जिसको हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। हम इसको जैसे यहाँ से स्ट्रेच करेंगे और एक नई पोजीशन तक लेकर आएंगे, जिसको हमने ए का नाम दिया है, एक्सट्रीम पोजीशन ए। तो स्प्रिंग के अंदर एक इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से स्प्रिंग जो है इस मैस को वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा और वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगी। ठीक है, और यहाँ पर आते ही ये मैस जो है यहाँ पर ठहरेगा नहीं, बल्कि ये कंप्रेस हो जाएगा और उतना ही लेफ्ट साइड पर चला जाएगा जितना हमने इसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक डिस्टर्ब किया था। ठीक है, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा होता है जी इनर्शिया की वजह से। ठीक है, ये इनर्शिया सिंपल पेंडुलम में भी होता है और बॉल एंड बाउल सिस्टम में भी होता है कि बॉल जब यहाँ से छोड़ी जाती है तो वो बॉल यहाँ रुकती नहीं है, बल्कि दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक चली जाती है, उतना ही ऊपर जाती है जितना इसको हमने इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ए तक खींचा था। सेम यहाँ पर भी ये चीज़ आप देख सकते हैं। हम जैसे यहाँ से इसको रिलीज़ करेंगे इस मैस को, तो ये अपनी मीन पोजीशन पर आकर रुकेगा नहीं, बल्कि स्प्रिंग को कंप्रेस करते हुए इतना ही आगे चला जाएगा लेफ्ट साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ। ठीक है, और ये वाला जो फासला होगा बी से ओ तक का, वो फासला बराबर होगा उस फासले के जो फासला ओ से ए तक था, यानी कि ये वाला फासला। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये मैस स्प्रिंग सिस्टम भी इसी तरह जो है ना बार बार वाइब्रेट करेगा अपनी इस ओ पोजीशन के अबाउट। ठीक है, और जितना इसको दूर से खींचेंगे, जितना दूर से इसको हम रिलीज करेंगे उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी। मतलब इसके अंदर भी वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि F जो है रेस्टोरिंग फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी X के। तो ये मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है बच्चों, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की अच्छी एग्जांपल है। उसके बाद स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स क्या हैं? ठीक है जी, इसकी क्या खुसूसियात हैं? नंबर 1, जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है या शो करता है उसकी ज़रूर कोई ना कोई एक फिक्स्ड पोजीशन होती है जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली वाइब्रेटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन में मीन पोजीशन को होना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये पहला फीचर है और पहली ये कंडीशन भी कह सकते हैं आप इसको। बॉडी वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन
जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। फीचर नंबर 2 है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स होती है, ठीक है जी। तीसरा फीचर है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट एक्स के। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? वही डिस्प्लेसमेंट जी जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक होता है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है जी। उसके बाद ये एक्सेलरेशन जो है ये मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशंस पर और मीन पोजीशन पर ये मिनिमम होता है, 0 होता है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी वो मैक्सिमम होती है अपनी मीन पोजीशन पर और 0 होती है अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर। हम इसको जैसे यहाँ से पकड़ के एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेकर आते हैं तो यहाँ पर ये रेस्ट पोजीशन में होता है। फिर इसको जैसे यहाँ से रिलीज़ किया जाता है तो ये मीन पोजीशन की तरफ आते हुए अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट करता है और जैसे मीन पोजीशन की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ रही होती है और जो कि मीन पोजीशन पर आके वेलोसिटी मैक्सिमम होती है सबसे ज़्यादा। और फिर यही वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है जब बॉडी मीन पोजीशन को क्रॉस करके अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है और फिर वहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी 0 होती है और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है याद रखिएगा वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा और जहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम है यानी कि 0 है जैसे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर, वहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा स्टूडेंट्स। तो ये हैं जी सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स। आई होप इस टॉपिक के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके फीचर्स, उसकी डेफिनेशन और उसके रिलेटेड जो रियल लाइफ में एग्जांपल्स हैं जैसे सिंपल पेंडुलम है, बॉल एंड बाउल सिस्टम है और मैस अटैक विद स्प्रिंग, इस टॉपिक के अंदर आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर हम साथ साथ करते जाएंगे, सिंपल पेंडुलम जो होता है उसका टाइम पीरियड मालूम करने का यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है तो इसको ज़रा तवज्जो से समझिएगा स्टूडेंट्स। टाइम पीरियड क्या होता है जी, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी मेन पोजीशन के अबाउट अपना एक जो मुकम्मल चक्कर होता है, मुकम्मल वाइब्रेशन, वो जो कंप्लीट करती है जितने टाइम में, वो टाइम उसका टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है जी। जैसे कि ये सिंपल पेंडुलम है, इसको यहाँ से जैसे रिलीज़ करेंगे यहाँ से वहाँ तक जाकर फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन ए तक आके वापस अपनी मेन पोजीशन पर आएगा यहाँ तक, तो ये इसका एक चक्कर कंप्लीट होता है या एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में ये सिंपल पेंडुलम जितना टाइम लेता है वो टाइम इसका टाइम पीरियड कहलाता है, ठीक है जी। इसको आप इंग्लिश में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को मालूम करने का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स वो है जी कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। इसमें पाई की वैल्यू का तो आपको पता है, L जो है ये शो करता है टोटल लेंथ को, जो सिंपल पेंडुलम की टोटल लेंथ होती है, और स्मॉल g जो होता है दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्योंकि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर g का भी अमल दखल होता है। तो ये जी फार्मूला है टाइम पीरियड मालूम करने का सिंपल पेंडुलम के लिए। इसी तरह मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है उसमें टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला ये होता है जी कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट M ओवर K। यहाँ पर M क्या चीज़ है जी, M है यहाँ पर बॉडी का मैस और K क्या चीज़ है, K होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या चीज़ होती है जी, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें स्प्रिंग की स्टिफनेस बताता है। ये कांस्टेंट हमें स्प्रिंग की स्टिफनेस बताता है, कोई स्प्रिंग कितना सख्त है या कितना नरम है ये उसकी वैल्यू बताता है। ये हर एक स्प्रिंग के लिए इस K की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका बेसिक इंट्रो और उसके फीचर्स और फिर फर्दर उसकी जो हमने एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया है इन सब की आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें वाइब्रेशन आ जाती है, टाइम पीरियड आ जाता है, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड आ जाता है। तो पहली चीज़ है स्टूडेंट्स वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है जी,
किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का अपनी मीन पोजीशन के अबाउट एक मुकम्मल चक्कर जो होता है उसको हम एक वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है जी, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये एक वाइब्रेशन कहलाती है। इसी तरह टाइम पीरियड जो है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जितना अपना टाइम लेती है अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, वो टाइम उसका टाइम पीरियड कहलाता है और उसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है जी, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं और इसका यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है, बिकॉज इसको हम ये टाइम होता है तो टाइम को हम सेकंड्स में ही मेजर करते हैं। नेक्स्ट है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है जी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के उलट है स्टूडेंट्स। टाइम पीरियड क्या है? वो टाइम जिसमें एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, एक साइकिल कंप्लीट होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड के अंदर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी अपने कितने साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है जी, एक सेकंड के अंदर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स कंप्लीटेड इन वन सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, याद रखिएगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं और इनको मैथमेटिकली ऐसे भी लिखा जाता है कि F इज इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल T या फिर कैपिटल T इज इक्वल टू 1 ओवर F, इनको लिखा जा सकता है क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है जी? एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान होता है, जिसको हमने ऊपर x से डिनोट किया था, वो एम्पलीट्यूड होता है। किसी भी बॉडी का जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक फासला होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये एम्पलीट्यूड चाहे आप इस साइड से देख लें या फिर इस साइड से देख लें, वो बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है जी, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है और इसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है, इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे जी। डैम्प्ड ऑसिलेशंस, इन दो वर्ड्स पे आपने तवज्जो करनी है स्टूडेंट्स। ऑसिलेशन का मतलब वाइब्रेशन होता है। ठीक है जी, हम वाइब्रेशन को ऑसिलेशन भी कहते हैं। डैम्प का क्या मतलब है? डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्पिंग क्या होती है? देखें, डैम्प का मतलब होता है ऐसी ऑसिलेशंस, ऐसी वाइब्रेशंस जो टाइम के साथ साथ जिनका एम्पलीट्यूड कम होते होते वो वाइब्रेशन रुक जाए। डैम्पिंग इस चीज़ का नाम है। ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ऐसी ऑसिलेशंस जो किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में अक्कर होती हैं। रेजिस्टिव फोर्स का मतलब क्या? ऐसी फोर्स जो बॉडी को वाइब्रेट होने से रोके। ठीक है, ऐसी रेजिस्टिव फोर्सेस की एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। हवा की रेजिस्टेंस, हवा की जो फ्रिक्शन होती है, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है। ऐसी फोर्सेस को हम रेजिस्टिव फोर्सेस कहते हैं। ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो बॉडी के एम्पलीट्यूड को ग्रेजुअली कम करती हैं और कम करते करते आखिरकार वो बॉडी मुकम्मल रेस्ट पे आ जाता है, उसके अंदर वो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ डेफिनेशन क्या लिखी है जी? ऑसिलेशंस अकरिंग इन प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। और इसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है जी यहाँ पर? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ग्रेजुअली रिड्यूसेस एंड ऑसिलेशंस टर्मिनेट। तो इसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं जी? तो अगर रियल लाइफ में देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ऑलमोस्ट जितनी भी वाइब्रेशंस हैं वो बेसिकली डैम्प्ड ऑसिलेशंस ही हैं। उसकी वजह क्या है जी? मिसाल के तौर पर आप सिंपल पेंडुलम की ही एग्जांपल ले लें। आप अपने हाथ में एक सिंपल पेंडुलम उठाएं। सिंपल पेंडुलम जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को धागे के साथ बांधकर आप जब लटका देंगे तो वो सिंपल पेंडुलम ही बन जाएगा। आप उस धागे को पकड़कर वो जो नीचे ऑब्जेक्ट बांधा होगा उसको एक दफ़ा पकड़ के उसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए तक लेकर जाएं, फिर उसको छोड़ दें। ठीक है जी, और ये चेक करें कि क्या वो इनडेफिनेटली, क्या वो लामहदूद वक्त तक वाइब्रेट करता रहेगा? बिल्कुल नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा कि उस बॉडी ने मुकम्मल रुक जाना है, और ऐसा भी नहीं है कि वो बॉडी कम्प्लीटली रुक जाएगा। वो बॉडी ग्रेजुअली अपनी
एम्पलीट्यूड जो होती है, अपना मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला होता है, उसको ग्रेजुअली कम करते करते आखिरकार वो बॉडी जो है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा। ऐसी जो ऑसिलेशंस होती हैं इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन की रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है? तो रियल लाइफ में हम गाड़ियों के जो होते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है जी, मोटरसाइकिल के भी शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, तो इन सब व्हीकल्स के जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ये बेसिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन की टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करते हैं। एक शॉक एब्जॉर्बर जो होता है उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग के साथ मतलब जो है उसके अंदर एक ऑयल फिल्ड होता है जी, ठीक है। तो इसका बेसिक फिनोमिना क्या होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर नीचे जो है मतलब टायर के साथ फिक्स्ड होता है। जैसे ही वो टायर किसी फटे पुराने रोड से गुजरता है तो उससे क्या होता है जी, शॉक्स लगते हैं, झटके लगते हैं, ठीक है। तो अगर ये शॉक एब्जॉर्बर ना होता, जैसे कि आम साइकिल होता है, अगर एक आम साइकिल जो है उसको किसी फटे पुराने रोड पर चलाया जाए तेज़ी के साथ तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शॉक्स जो होते हैं, झटके जो होते हैं वो हम फेस करते हैं। लेकिन अगर आप एक मोटरसाइकिल पे हैं या किसी व्हीकल पे हैं तो उसके शॉक एब्जॉर्बर्स आपको वो शॉक नहीं लगने देते। असल में होता क्या है जी, जैसे ही वो टायर किसी बड़े खड्डे से या किसी हर्डल से पास करता है तो उससे जो शॉक लगता है, झटका, वो इस शॉक एब्जॉर्बर के अंदर जो है मतलब वो डैम्प्ड ऑसिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर जो लगा स्प्रिंग होता है वो स्प्रिंग जो है वाइब्रेट करता है, बहुत ही नैनो सेकंड के अंदर जो है वो वाइब्रेशन ऐसे ऐसे कम होते होते ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और इससे पहले कि वो झटका जो है हमें हमारे हाथ तक पहुँचे, हमारे हैंडल तक पहुँचे, मोटरसाइकिल के या व्हीकल को नुकसान पहुँचाए, वो शॉक एब्जॉर्बर जो है उस झटके को डैम्प्ड ऑसिलेशन में कन्वर्ट करके ख़त्म कर देता है। और फिर ये इसके अंदर जो फ्लूइड होता है या लिक्विड होता है इसके अंदर फिल्ड, उसका क्या काम है जी, वो स्प्रिंग की जो एक काइनेटिक एनर्जी है बार बार वाइब्रेट करने की वजह से उसमें जो हीट पैदा होती है वो हीट जो है उस लिक्विड में चली जाती है और उस लिक्विड से एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक बेसिक एप्लीकेशन है जो कि हमें शॉक एब्जॉर्बर में देखने को मिलती है जी। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन स्टूडेंट्स क्या होती हैं? ऐसी ऑसिलेशंस जो कि किसी रेजिस्टिव फोर्सेस की मौजूदगी में अक्कर होती हैं। और इसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ में क्या है जी? इसकी एप्लीकेशन है जी हमारे व्हीकल्स में लगे शॉक एब्जॉर्बर्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है जी वेव मोशन। वेव क्या होती है जी? स्टूडेंट्स, वेव्स का जब भी जिक्र होगा तो सबसे पहले आप लोगों ने ये पॉइंट मेंशन करना है कि वेव्स आर एनर्जी कैरियर्स। वेव्स का बेसिक फंक्शन क्या है? वेव्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, सूरज से आने वाली वेव्स जो हैं वो बेसिकली एनर्जी को ट्रांसफर कर रही हैं, ठीक है जी, जो कि हीट एनर्जी है। और इसी तरह से हम जब बात करते हैं, हम बोलते हैं, तो हमारी साउंड एनर्जी जो है वो बेसिकली वेव्स ही लेकर जाती हैं, ठीक है। तो वेव्स जो हैं दीज आर एनर्जी कैरियर्स, ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। अब अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए कि वेव पैदा कैसे होती है, तो वेव किस चीज़ का नाम है जी? वेव इज़ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, ठीक है जी। वेव मीडियम में एक डिस्टर्बेंस होती है। कैसी डिस्टर्बेंस होती है जी? ड्यू टू विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है जी। ये एक ऐसी डिस्टर्बेंस का नाम है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स, जैसे कि यहाँ आपको एक रोप दिखाई गई है, इस रोप के अंदर ये एक वेव पैदा की गई है, ठीक है जी। ये रोप जो है पहले अपनी इस पोजीशन पे खड़ी थी जो इसकी मीन पोजीशन है, स्ट्रेट, ठीक है। जैसे इसके अंदर वेव पैदा करेंगे तो इसमें मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट कैसे करेंगे जी? अपनी इस मीन पोजीशन के अबाउट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वाइब्रेट करेंगे और इसी डिस्टर्बेंस का नाम जो है वेव होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, वेव्स जो हैं उनकी दो बेसिक कैटेगरीज हैं। एक होती हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, जिनकी प्रोपेगेशन के लिए कोई ना कोई मटेरियल मीडियम ज़रूरी होता है, ठीक है जी। प्रोपेगेशन का मतलब होता है वेव का ट्रैवल, ठीक है, वेव का किसी खास डायरेक्शन में ट्रैवल करना, इसको प्रोपेगेशन कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। एग्जांपल क्या है जी? जैसे कि वाटर वेव्स, पानी के अंदर पैदा होने वाली वेव्स जो हैं उनके लिए मीडियम कौन है? वाटर खुद है, पानी खुद है जी। अगर वो वाटर ही नहीं होगा तो उसके अंदर वाटर वेव्स कैसे पैदा होंगी? तो पानी में जो वेव्स पैदा होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए पानी की ही ज़रूरत है।
इसी तरह साउंड वेव्स जो हैं, साउंड वेव्स भी किसी न किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं। अगर बिल्कुल वैक्यूम होगा, खला होगा, तो वहाँ पर कोई साउंड वेव जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है जी। तो साउंड वेव्स जो है वो ट्रेवल करती हैं या तो हवा पर, या फिर वो जो है किसी न किसी सॉलिड में ट्रेवल कर सकती हैं, या फिर किसी लिक्विड में वो ट्रेवल कर सकती हैं। बट साउंड वेव्स को भी गुजरने के लिए या ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। इसी तरह रोप के अंदर जो वेव्स पैदा की जाती हैं, तो उनके लिए मीडियम कौन है? रोप खुद, रस्सी खुद मीडियम है। अगर ये रस्सी नहीं होगी तो रस्सी के अंदर ये वेव्स आप पैदा ही नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत हो, वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। उसके बाद है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कैसी वेव्स होती हैं? ये ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डोंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है जी। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि सूरज की जो वेव्स हैं, सनलाइट की जो वेव्स होती हैं, वो स्पेस को भी क्रॉस करके आती हैं जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक एग्जांपल है। इसी तरह एक्स रेज होती हैं और अल्फा बीटा गामा रेज, ये सब जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। माइक्रोवेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही एक एग्जांपल है। ऐसी वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वेव्स की जो, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वेव की जो मेन दो कैटेगरीज हैं वो मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो यहीं आके ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मैकेनिकल वेव्स की आगे फर्दर और दो टाइप्स बताई गई हैं जी। ठीक है जी। और वो मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? वो हैं जी ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये मैकेनिकल वेव्स की ही आगे दो सब टाइप्स हैं। तो आइए इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले है जी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? इफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, देन वेव इज ट्रांसवर्स। इस चीज़ को आपने थोड़ा सा गौर से समझना है कि जो ट्रांसवर्स वेव होती है, देखें वेव जो होती है, हमने भी पीछे पढ़ा है कि वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। अब वो वाइब्रेशन दो तरह की हो सकती है बच्चों, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। पहली वाइब्रेशन इस तरह की वेव में होती है जिसमें देखें वेव तो इधर चल रही है, वेव की डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है जी। वेव की डायरेक्शन ये है, जैसे कि रोप में एक वेव पैदा की जाती है, वेव इधर जा रही है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है। अब ज़रा गौर से देखें, वेव की डायरेक्शन ये है और मीडियम के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है उसकी डायरेक्शन ऐसे है, अप डाउन। देखा जाए तो ये जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है और वेव की जो डायरेक्शन है, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है। यानी कि वाइब्रेशन जो है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह की वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। एक ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है। उनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और ऐसी वेव जो है हम कहाँ देख सकते हैं? एक तो रस्सी के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं उनमें मीडियम के पार्टिकल्स इसी तरह वाइब्रेट कर रहे होते हैं परपेंडिकुलरली वेव की डायरेक्शन के। इसी तरह वाटर के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं उनको भी अगर बगौर देखा जाए तो वो वेव्स भी अप डाउन जो है वो मतलब उनके पार्टिकल्स परपेंडिकुलरली वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो वाटर के अंदर पैदा होने वाली वेव्स और रोप के अंदर पैदा होने वाली वेव्स, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स। इन ट्रांसवर्स वेव्स की आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्रेस्ट वगैरह, ट्रफ वगैरह और ये वेवलेंथ, इसको हम अभी बाद में स्टडी करते हैं। पहले आप लॉन्गिट्यूडनल वेव देख लें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है उसमें मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटिव मोशन की डायरेक्शन कैसे होती है जी। ये देखें जी, ये एक ऐसी वेव होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन के अलोंग, यानी कि उसी के अलोंग, उसके पैरेलल ऐसे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक स्प्रिंग को जब कंप्रेस किया जाता है, यहाँ से कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेशन जो है आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी रहे हैं। ठीक है। तो इसमें पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं? आप गौर से देखें, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे।
और वेव की डायरेक्शन भी इस तरफ है, वेव भी इधर जा रही है और उसी के अलॉन्ग ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हुए जा रहे हैं पार्टिकल्स। जबकि हमने पहले जो केस देखा था उसमें वेव इस तरफ जा रही थी और पार्टिकल्स जो है वो इस तरह जा रहे थे वाइब्रेट करके अप डाउन, यानी कि परपेंडिकुलरली। जबकि इसमें जो है पार्टिकल्स वो ऐसे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव ऐसे वाइब्रेट करते हुए जा रहे हैं जी। तो इस तरह की जो वेव होती है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका दूसरा नाम कॉम्प्रेशनल वेव भी होता है, कॉम्प्रेशनल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो एनिमेशन शो कर दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कॉम्प्रेशनल वेव कैसी होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे होती है। जी तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम ट्रांसवर्स वेव जो है उसके अंदर फर्दर कुछ जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करते हैं जी। ट्रांसवर्स वेव जब पैदा होती है तो उसमें मीडियम के पार्टिकल्स जो मीन पोजीशन से बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो हाईएस्ट पोजीशंस है ना मीन पोजीशन से, इनको हम क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है जी, इनको हम कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है, और ऐसे पार्टिकल्स जो मतलब मीन पोजीशन से बिल्कुल बिलो होते हैं, लोएस्ट पोजीशंस जो होती हैं मीन पोजीशन से ट्रांसवर्स वेव के अंदर, उनको हम ट्रफ्स कहते हैं। ठीक है जी, तो ये एक ट्रफ है, ये दूसरा ट्रफ है। ठीक है, तो ये ट्रफ्स हैं और वो ऊपर वाले क्रेस्ट्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद दो क्रेस्ट्स के दरमियान जो फासला होता है या फिर दो ट्रफ्स के दरमियान जो फासला होता है वो बराबर होता है। ठीक है, और इस फासले को हम क्या बोलते हैं जी, वेव लेंथ बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव की। और फर्दर ये कि मीन पोजीशन से लेकर क्रेस्ट तक का फासला या फिर मीन पोजीशन से लेकर ट्रफ तक का फासला ये भी आपस में बराबर होते हैं और इस फासले को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का फासला जो होता है स्टूडेंट्स वो एम्पलीट्यूड ही होता है। उसके अलावा जो कॉम्प्रेशनल वेव्स होती हैं या जो जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, उनके अंदर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स ऐसे ओपन होते हैं ना, मतलब एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं जी रेयरफैक्शंस। क्या बोलते हैं जी, ये होते हैं रेयरफैक्शन। ये एक रेयरफैक्शन है, ये एक रेयरफैक्शन है, उसके बाद ये एक रेयरफैक्शन है। और जहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स आपस में क्लोज होते हैं उनको हम कॉम्प्रेशंस कहते हैं। ये एक कॉम्प्रेशन है, ये भी कॉम्प्रेशन है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो कॉम्प्रेशनल वेव होती है इसके अंदर चूंकि क्या बोलते हैं उसको, क्रेस्ट और ट्रफ तो बनते नहीं है, तो इसमें वेवलेंथ कैसे डिफाइन की जाती है, इसमें एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन तक का जो फासला होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। किस वेव की, कंप्रेशनल वेव की या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव की। लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेवलेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का फासला, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो ये स्टूडेंट्स की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। आई होप आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव की कुछ एग्जांपल्स भी देखते जाते हैं। स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं स्टूडेंट्स वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, हम ऑलरेडी इसको स्टडी भी कर चुके हैं। इसी तरह साउंड वेव्स जो होती हैं, आवाज़ की जो वेव्स होती हैं जो हवा में पैदा होती हैं, क्योंकि हवा की लेयर्स भी ऐसे ऐसे खड़ी होती हैं। ठीक है, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है उसके वाइब्रेट करने से यहाँ पर प्रेशर पड़ता है एयर पार्टिकल्स में, और ये प्रेशर जो है ऐसे कंप्रेशंस की फॉर्म में आगे ट्रेवल करता रहता है। तो ये आवाज़ की जो वेव्स होती हैं ये भी देखा जाए तो ये कंप्रेशनल वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव की ही एग्जांपल है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी आ चुका है बोर्ड के पेपर्स में 10th क्लास में। दिस टॉपिक इज़ वेव इक्वेशन। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन कई दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी डेरिवेशन आ चुकी है, तो इसको आप तवज्जो से समझिएगा। वेव इक्वेशन क्या होती है जी स्टूडेंट्स? वेव इक्वेशन जो है सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है कि वेव इक्वेशन है क्या। ये मैं आपको पहले शो कर देता हूँ। ये वेव इक्वेशन है v = f लैम्डा। ठीक है जी, इसको हमने डिराइव करके दिखाना है कि ये कैसे आती है। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है तीन चीज़ों में, आप देख सकते हो, एक वेलोसिटी, एक फ्रीक्वेंसी और तीसरी चीज़ है जी लैम्डा।
लैम्डा क्या चीज़ है? ये वेवलेंथ होती है, किसी वेव की जो वेवलेंथ होती है उसको लैम्डा से शो किया जाता है, ठीक है। तो तीन चीज़ें जो होती हैं किसी वेव की, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इनके दरमियान जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है या रिलेशनशिप है, इसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़ कॉल्ड वेव इक्वेशन, ठीक है जी। तो अब आइए जी इसको डिराइव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम अज्यूम करते हैं कि एक वेव जो है यहाँ से ट्रेवल करती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। और हम अज्यूम करते हैं कि ये वाला फासला जो है ये स्मॉल d के बराबर है, डिस्टेंस d। और ये वेव जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए जितना टाइम ले रही है, हम वो टाइम t, स्मॉल t अज्यूम करते हैं जी। अज्यूमिंग अ वेव ट्रेवलिंग थ्रू अ डिस्टेंस d इन टाइम t, देन बाय फार्मूला ऑफ स्पीड। तो स्टूडेंट्स, आप स्पीड का फार्मूला 9th क्लास में पढ़ चुके हो। स्पीड किसकी इक्वल होती है जी? v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर हम इस इक्वेशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है d, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इस वेव की वेव लेंथ के बराबर करते हैं, ठीक है जी। अगर हम इस डिस्टेंस को वेव की वेव लेंथ के बराबर कंसीडर करें और ये जो टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितना ये वेव ले रही है, एक वेव कंप्लीट होने में वो जो टाइम लगता है ना, वो टाइम पीरियड होता है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये वेव जितना टाइम ले रही है उसको टाइम पीरियड मान लें, कैपिटल T। तो फिर ये दो चीज़ें यहाँ पर पुट करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? d की जगह लैम्डा पुट करें और स्मॉल t की जगह यहाँ पर कैपिटल T पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 विल बिकम v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल T। ये कैसे बनी है जी? लैम्डा किसकी जगह आया है? इस d की जगह, और स्मॉल t की जगह हमने लिखा है कैपिटल T। फर्दर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1/t हमने सेपरेट कर लिया है, ठीक है। लैम्डा ओवर t था ना, तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1/t लिख देंगे। दोबारा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा यही चीज़ बन जाएगी, लैम्डा ओवर t। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? v इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 1/t। अब आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया स्टूडेंट्स कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जहाँ पर t लिखा हो उसकी जगह 1/f लिखा जा सकता है, या फिर अगर 1/T लिखा हो तो उसकी जगह हम इक्वल टू f लिख सकते हैं। तो 1/t की जगह हम क्या लिखेंगे जी? हम f लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो 1/t की जगह f लिखा जा सकता है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? v इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय f, यहाँ पर f आएगा इसकी जगह पर, तो ये इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू f लैम्डा, और यही हमने डिराइव करके दिखाना था। तो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक है जी रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है इसको हम स्टडी करेंगे, और इसके अंदर जो है फर्दर हम वाटर के अंदर तीन तरह की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ये क्या होती हैं इनको हम डिटेल से स्टडी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी रिपल टैंक के बारे में। रिपल टैंक क्या होता है जी? रिपल टैंक स्टूडेंट्स एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर हम वाटर वेव्स पैदा करते हैं, और वाटर वेव्स पैदा करके फिर उनकी तीन करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है, जो कि होती हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स टू स्टडी देयर थ्री करैक्टरिस्टिक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। ये रिपल टैंक बनाया कैसे जाता है जी? तो स्टूडेंट्स देखें, रिपल टैंक बिल्कुल एक टेबल की तरह होता है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक ट्रे बनाया जाता है। ये जो ट्रे होता है स्टूडेंट्स, इस ट्रे के आसपास एक ट्रांसपेरेंट वॉल होती है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 3 से 4 इंचेस की वॉल बनाई जाती है ताकि इस ट्रे के अंदर पानी को फिल किया जा सके। और उसके अलावा ये जो ट्रे है इसका जो बॉटम होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि ग्लास का बनाया जाता है, शीशे का बनाया जाता है। उसकी वजह क्या है? इसके अंदर हम जो पानी फिल करेंगे उस पानी के अंदर जो वेव पैदा करेंगे हम, उनकी हम रिफ्लेक्शन, यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं जी, इसके साथ एक और स्टैंड लगा होता है इस
रिपल टैंक के ऊपर, जिसके साथ एक बल्ब जो है उसको अटैच किया जाता है। वो बल्ब से पड़ने वाली जो रोशनी होती है वो जब इस पानी की वेव्स के ऊपर पड़ती है तो उन वेव्स की रिफ्लेक्शन यहाँ पर इस टेबल की सरफेस के नीचे किसी वाइट स्क्रीन पर या फिर फर्श पर जो है ये वेव्स को देखा जा सकता है, उनकी रिफ्लेक्शन को। और फिर फर्दर हम क्या करेंगे जी, इन्हीं वेव्स की हम रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को और डिफ्रैक्शन को हम ऑब्जर्व करेंगे, हम स्टडी करेंगे जी। ठीक है जी। इसकी स्ट्रक्चर में और क्या चीज़ होती है, यहाँ पर एक वाइब्रेटिंग मोटर लगाई जाती है। ये मोटर क्या काम करती है जी, इस मोटर के साथ एक वाइब्रेटिंग पैडल अटैच किया जाता है। ये वाइब्रेटिंग पैडल क्या करता है जी, ये वाइब्रेट करता है पानी के अंदर, और ये पानी जैसे फिल करते हैं ना तो पानी की अपर सरफेस को ये वाइब्रेटिंग पैडल जस्ट टच कर रहा होता है ऊपर से, और फिर जैसे ही मोटर को ऑन किया जाता है ये वाइब्रेटिंग पैडल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है और पानी के अंदर वाटर वेव्स पैदा होती हैं, और जिनका साया जो है हम यहाँ पर इस रिपल टैंक के नीचे देख सकते हैं। तो ये थी जी बेसिक स्ट्रक्चर एक रिपल टैंक की। रिपल टैंक एक डिवाइस है जिसके अंदर हम वाटर वेव्स पैदा करके वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन जो है वाटर वेव्स में भी बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे हमने लाइट की वेव्स में पढ़ी हुई है। ठीक है जी, आपने पढ़ा था लाइट वेव्स में रिफ्लेक्शन कैसे होती है, जब लाइट की वेव किसी एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम पर हिट करती है। ठीक है, जैसे कि लाइट की वेव एयर से होकर एक मिरर के साथ जाके टकराती है तो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर वापस आती है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। अगर उस लाइट रे को बिल्कुल स्ट्रेट फेंका गया है नॉर्मल के साथ, बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग, तो उसमें किसी तरह की कोई बेंडिंग नहीं होगी और लाइट रे बिल्कुल उसी तरह मतलब स्ट्रेट वापस आ जाएगी। लेकिन अगर लाइट रे को किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 0 से ग्रेटर होगा, उस पर फेंका जाएगा तो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर जो लाइट की रे है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो बच्चों, ये तो लाइट की वेव जो है उसकी रिफ्लेक्शन है। पानी के अंदर जो है भी रिफ्लेक्शन वो भी इसी तरह से ही होती है। यहाँ से जो वाटर की वेव्स ऐसे आ रही होती हैं, ठीक है, अगर उनके सामने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा जाए, स्ट्रेट एक ऐसा ब्लॉक जो कि इस यानी कि रिपल टैंक की वॉल के बराबर हो, ठीक है, ये वाइब्रेटिंग मोटर को आपने ऑन कर दिया, इसके अंदर ऐसे सीधी स्ट्रेट वेव्स आ रही हैं, हमने सामने एक ब्लॉक रख दिया है, वो ब्लॉक सेकंड मीडियम का काम करेगा। वाटर की वेव्स पहले जिस मीडियम में आ रही हैं वो वाटर खुद है, और फिर वो वाटर की वेव्स जैसे ही उस बड़े ब्लॉक से जाकर टकराएंगी, वो ब्लॉक बिल्कुल स्ट्रेट रखा गया है तो वाटर की वेव्स उससे टकराने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट वापस जाएंगी। ठीक है जी, अगर उस ब्लॉक को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखा है ऐसे, तो वाटर वेव्स ऐसे टकराने के बाद स्ट्रेट वापस अपने ही मीडियम में आ जाएंगी, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं जी, रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायग्राम में देखें, अगर ये ब्लॉक ये सामने रखा जाएगा इस तरह, उस ब्लॉक को अगर ऐसे तिरछा रखा जाए तो वाटर वेव्स तो ऐसे ऐसे आ रही है ना स्ट्रेट, ये जो आपको ग्रे कलर में नजर आ रही हैं ये वाटर वेव्स हैं। ये वाटर वेव्स जब ऐसे आएंगी तो उनका ये नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब ये जितना एंगल बन रहा है इसी तरह, तो जब वाटर की वेव्स यहाँ पर इस ब्लॉक से टकराएंगी तो उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी बिल्कुल इसी तरह इस नॉर्मल के साथ बनेगा। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे डायग्राम में देख सकते हैं जी, ऐसे ऐसे आ रही थी, इससे टकरा कर वो वाटर की वेव्स ऐसे ऐसे जो है वो नीचे जा रही हैं, आप देख सकते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वाटर वेव्स का, ये आपस में बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो फिनोमिना होता है इसको हम नीचे रिपल टैंक के नीचे जो है मतलब जो अक्स बनता है वहाँ पर इस मतलब फिनोमिना को हम देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। इसमें आपने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। नंबर 1, अगर ये ब्लॉक बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह इंक्लाइंड या तिरछा रखने की बजाय ऐसे स्ट्रेट रखा जाए तो वाटर की वेव्स उससे टकरा के स्ट्रेट वापस जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर उसको इस तरह एंगल भी रखा जाएगा तो वाटर की वेव्स यहाँ पर टकराने के बाद इसी तरह सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर ऐसे डाउनवर्ड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी। ठीक है, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टूडेंट्स वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी वेव का एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम में एंटर हो जाना। ठीक है, ये लाइट वेव में भी ऐसे ही होता है। देखें, लाइट की रे जो है वो ट्रेवल करते हुए हवा से जब किसी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से गुजरती है,
ट्रांसपेरेंट ग्लास एक ऐसा गिलास होता है मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है, जिसके आर पार लाइट गुजर जाती है। मतलब मैं मिरर की बात नहीं कर रहा, एक ट्रांसपेरेंट गिलास की बात कर रहा हूँ। अगर मिरर से टकराएगी तो वापस आएगी तो वो तो रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन अगर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास से गुजर जाएगी लाइट की रे तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे। अच्छा, अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि लाइट की रे तो इस तरह एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजर जाती है, वाटर के अंदर ये रिफ्रैक्शन कैसे देखेंगे हम, वाटर के अंदर मीडियम कैसे चेंज होगा। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, वाटर के अंदर हमने मीडियम कुछ ऐसे चेंज करना है। ये आपको रिपल टैंक दिखाया गया है, ये उसका एक साइड व्यू है, ठीक है, जो आपको दिखाया गया है साइड से। ये रिपल टैंक का ट्रे है और उसके अंदर यहाँ तक वाटर को हमने फिल कर रखा है। हमने रिपल टैंक के अंदर वाटर का मीडियम कैसे चेंज करना है, हम मीडियम ऐसे चेंज करेंगे कि रिपल टैंक के अंदर कुछ एरिया ऐसे होना चाहिए जो मतलब गहरे पानी का हो, जिसके अंदर पानी जो है वो गहरा होगा, उसकी गहराई ज़्यादा होगी। और यहाँ पर कुछ एक ट्रांसपेरेंट जो है ना, मतलब एक ब्लॉक रख के ना, शीशे का बना हुआ ब्लॉक, एक ऐसा ब्लॉक रखेंगे जो शीशे का बना होगा और जिसकी कुछ ना कुछ हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है, इस गहरे पानी की निस्बत उसकी हाइट ऐसे ज़्यादा होगी। फिर इसके ऊपर जो पानी आएगा उस पानी की गहराई कम हो जाएगी, ठीक है, वो होगा जी शैलो वाटर। शैलो वाटर जिसकी गहराई कम होती है। और इस साइड पे कौन सा पानी होगा, इस साइड पे होगा डीप वाटर जिसकी गहराई ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम रिपल टैंक के अंदर जो पानी की गहराई है उसको चेंज करके हम मीडियम अलग अलग कर सकते हैं पानी का। ये पानी का मीडियम अलग है, ये वाटर का मीडियम अलग है, ठीक है जी। अब पानी की जो वेव्स हैं रिपल टैंक के अंदर, वो जैसे ही हमने यहाँ पर ब्लॉक रखा है, ब्लॉक, ठीक है, जब हम पानी की वेव्स पैदा करेंगे तो वो डीप वाटर से जैसे ही यहाँ पर आएंगी इस शैलो वाटर पर, तो स्टूडेंट्स जानते हो क्या होगा, शैलो वाटर पर इस कम गहराई वाले पानी में जैसे ही वाटर की वेव्स आएंगी तो वाटर की वेव्स की स्पीड कम हो जाएगी। और अगर यही काम उलट होता, यानी कि वाटर की वेव्स कम गहराई वाले पानी से ज़्यादा गहराई वाले पानी में जा रही होती तो वाटर की स्पीड वहाँ पर बढ़ जाती है, वेव्स की स्पीड वहाँ पे बढ़ जाती है। ये हमारी एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि वाटर जो है वो चल रहा होता है और वाटर जो है वो किसी हाइट से किसी गहराई वाली जगह पे जाता है ना, तो वहाँ पर पानी की जो वेव्स हैं या वाटर की जो स्पीड होती है वो फास्ट हो जाती है गहराई में जाते हुए। तो हम कह सकते हैं कि गहराई में, यानी ज़्यादा गहराई वाले एरिया में जब वाटर की वेव्स आएंगी ना तो उनकी स्पीड इस एरिया में बढ़ जाएगी, जबकि शैलो वाटर में उनकी स्पीड कम होती है। और बच्चों, इसी चीज़ का नाम रिफ्रैक्शन है। सिर्फ वाटर जो है उसने अपना मीडियम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिपल टैंक का टॉप व्यू दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पर वाटर की वेव्स आ रही हैं, इनके दरमियान गैप अगर ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा हो ना, तो समझ जाओ वाटर की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। और जहाँ पर वेव्स के दरमियान फासला कम हो जाए, वेवलेंथ कम हो जाए, तो समझ जाओ वहाँ पर वाटर की स्पीड कम हो चुकी है। तो ये वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, जो कि लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ठीक है, ये एरिया ऐसा एरिया है जो कि शैलो वाटर है। यहाँ पर ब्लॉक रखा गया है जिसका ये टॉप व्यू दिखाया गया है और ये इसका साइड व्यू दिखाया गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस साइड पे जो पानी है, जो मतलब डार्क ब्लू कलर में आपको दिखाया गया है, ये ज़्यादा गहरा पानी है, ठीक है। इसके अंदर वाटर की स्पीड भी ज़्यादा होती है और इसमें जो वाटर की वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो भी ज़्यादा होती है। अब स्टूडेंट्स, बेंडिंग कब होगी, यानी कि वाटर वेव्स के अंदर ये जो वाटर की वेव्स हैं, यहाँ तो आप देख सकते हैं वाटर की वेव्स यहाँ पर आते हुए शैलो वाटर पे आएंगी, बिल्कुल मतलब उनकी स्पीड कम हो जाएगी और वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनकी डायरेक्शन वही रही है। ये वेव्स ऐसे चलती हुई आ रही थी, यहाँ पर आकर भी वेव्स ऐसे स्ट्रेट ही चल रही हैं। तो इनमें बेंडिंग कब होती है? बेंडिंग स्टूडेंट्स तब होती है जब आप ब्लॉक जो अंदर रखेंगे, शीशे का बना ब्लॉक शैलो वाटर बनाने के लिए, उसको ऐसे तिरछा रखेंगे किसी एंगल पर, तो जब वाटर वेव्स वहाँ पर उसके ऊपर आएंगी ना, तो वाटर वेव्स की डायरेक्शन थोड़ी सी ऐसे चेंज हो जाएगी। और एक बात तो होगी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जब शैलो वाटर पे जाएंगी वाटर वेव्स तो स्पीड भी कम हो जाएगी और साथ ही साथ उनकी वेव लेंथ जो है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर अपने ब्लॉक को ऐसे तिरछा रखा हुआ है तो वाटर वेव्स की साथ डायरेक्शन भी ऐसे चेंज हो जाएगी। इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा स्टूडेंट्स, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ से टोटल जितनी वेव्स पैदा हुई हैं, वेव्स की तादाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जितनी वेव्स यहाँ पर वाइब्रेटर ने पैदा की हैं उतनी ही वेव्स यहाँ पर पास होकर जाएंगी
वो अलग बात है कि यहाँ पर पहुँचने पर उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी और वो एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगी, बट टोटल वेव्स जो यहाँ पर पैदा हुई हैं वो वेव्स यहीं से वही वेव्स पास करके जाएंगी। आई मीन टू से यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी ही तो शो करती है नंबर ऑफ वेव्स को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, जितनी वेव्स यहाँ पर पैदा हुई हैं उतनी ही वेव्स यहाँ पर पास होकर जाएंगी, तो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी लेकिन स्पीड में चेंज आ जाता है। और अगर ब्लॉक जो है उसको ऐसे तिरछे रखा गया है तो उसकी डायरेक्शन में भी चेंजिंग आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है दिस इज डिफ्रैक्शन इन वाटर वेव्स। अब डिफ्रैक्शन क्या होती है जी, इसको जरा तवज्जो से समझिएगा। डिफ्रैक्शन का फिनोमिना भी हो सकता है आपने अपनी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं देखा होगा कि जब वाटर वेव्स ऐसे रिपल टैंक में आ रही है ना ऐसे, तो उनके रास्ते में हमने एक बैरियर रखना है, एक ऐसा बैरियर रखना है मतलब जो रास्ता ब्लॉक करेगा, लेकिन उस बैरियर के दरमियान में एक खाली रास्ता होगा, एक स्लिट होगी, एक खाली जगह होगी जहाँ से वेव्स ऐसे पास कर सकेंगी। पहले हमने वाटर की रिफ्लेक्शन को देखने के लिए एक मुकम्मल ब्लॉक रखा था यहाँ पर, सॉलिड ब्लॉक, ठीक है, जिससे वाटर की वेव्स आके टकरा के वापस जा रही थी। अब ये एक ऐसा ब्लॉक ही समझ लो, लेकिन उस ब्लॉक के दरमियान में एक खाली जगह मौजूद है। इस खाली जगह को हम स्लिट कहते हैं, ठीक है। वाटर की वेव्स जब यहाँ से पास करेंगी ना, तो वाटर की वेव्स ऐसे इस स्लिट्स के जो एजेस हैं उनके साथ ऐसे सर्कुलर शेप बनाएगी, सर्कुलर शेप ऐसे, मतलब ये वाटर की वेव्स ऐसे स्प्रेड हो जाएंगी। ये स्प्रेडिंग जो है, ये वाला फिनोमिना जो है वाटर वेव्स का स्टूडेंट्स, इसी का नाम होता है जी डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, ठीक है जी। अब इसमें आपने एक चीज़ और देखनी है कि ये स्लिट हम जितनी बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर स्लिट हमने बढ़ा दिया है, दरमियान वाला रास्ता जो है वाटर की वेव्स के पास करने का, वो हम जितना बढ़ाते जाएंगे ये वाटर की वेव्स का ये जो कर्वेचर है, ये जो सर्कुलर फॉर्म थी, सेमी सर्कुलर फॉर्म, ये उतनी ज़्यादा फ्लैटन होती जाएंगी, यानी कि इनका जो ये कर्वेचर है ये कम होता जाएगा, वाटर वेव्स ऐसे फ्लैट होती जाएंगी, ठीक है जी। तो ये फिनोमिना जो है स्टूडेंट्स, ये वाटर वेव्स का, इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं और इसको भी हम रिपल टैंक के अंदर स्टडी कर सकते हैं। ये रियल लाइफ में अगर हम ये तजर्बा करना चाहें तो ये तजर्बा आसानी से कर सकते हैं। वाटर के आसपास जो है ना, मतलब कोई दो बैरियर रख के वाटर के अंदर पीछे वेव्स पैदा करके उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि वाटर की वेव्स के अंदर इस तरह की सर्कुलर जो है वो शेप्स बनेंगी, ठीक है, वाटर की वेव्स ऐसे स्प्रेड हो जाएंगी। तो ये सारा फिनोमिना वाटर की डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस पूरे चैप्टर की जो है अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक, किसी भी जगह से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको उसका मुकम्मल सेटिस्फाइड आंसर मिलेगा जी। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं स्टूडेंट्स, तो वंस अगेन आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 9th 10th फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पर मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो आप फ्यूचर में देख सकते हो। दुआओं में याद रखिएगा जी।